हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन न्यूज़। तो आज पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कानून के अंग या शासन के अंग, सरकार के अंग जो होते हैं, शासन व्यवस्था का अंग। किसी भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए मूलतः 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला, कानून बनाना कानून के अनुसार शासन चलाना, संबंधित विवादों का निपटारा करना। फिर जो 3 चीज होता है, ये 3 चीजें हमारा जो है ऑर्गन से, शासन व्यवस्था का ऑर्गन से, शासन का ऑर्गन से, वो जो है मूल रूप से शासन को, कानून कौन बनाता है, कानून को शासन कौन चलाता है कानून के अनुसार, और जो है विधायक संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है। ऑर्गन, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, पहला विधायिका, कार्यपालिका, तो 3 रूपों हम देखते हैं। अब तीसरा न्याय पालिका। ये 3 चीज, विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका जुडिशरी। ठीक है, तीनों जिस तरह का नाम है उसी तरह का जो है इसका काम होगा। विधायिका का काम क्या है? इसका काम है कानून बनाना, कानून के अनुसार शासन चलाना, और इसका काम है विवाद का निपटारा करना। ठीक है, विवाद का निपटारा करना। अब जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में ये जो है तीनों चीज सम्मिलित है। भारतीय राज्य व्यवस्था में तीनों ऐसे सम्मिलित है। पहले क्या होता था, राजतंत्र में मोनार्ची में होता, जिसमें क्या होता था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों कौन होता था? राजा होता था। राजा जो कह दिया वो कानून है, राजा के अनुसार कानून का शासन चलेगा, राजा जो जैसा चाहेगा वैसे कानून चलेगा। अब न्यायपालिका जो राजा सुना दिया वही उसका न्याय हो गया। यानी कि पूरा का पूरा जो था राजा ही सर्वे सर्वा था, उसी के अनुसार शासन चल रहा था। ठीक है, तो ये जो है जितने भी ऑर्गन्स है उसको सभी को अलग अलग हम पढ़ेंगे। पहला हम विधायक पढ़ेंगे। पहला विधायिका। विधायिका क्या चीज है? विधायिका क्या चीज है, राइट? तो कहेंगे विधायिका का जो कार्य है, कानून व्यवस्था को निर्धारण करने के लिए, उसको चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था स्थापित करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। तो इस कानून को बनाने के लिए एक विधायिका जो होता है, विधायिका गठन होता है। इसमें क्या होता है, 2 तरह से होता है। एक जनता द्वारा चुना हुआ है, चुने हुए जाते हैं, जनता हुआ तो लोग चुने हुए जाते हैं, और एक जो होता है जिसको सीधे रूप से, और एक रिप्रेजेंट करता है
रिप्रेजेंटेटर होता है, जिसको कहते हैं जिसको क्या कहते हैं, जिसको बोलेंगे हम कि उसको हमारा जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे संसदीय क्षेत्र हो गया जारी हो गया। पहले इसके बारे में विधायिका के बारे में हम पूरा जानेंगे कि विधायिका में कितने तरह का होता है। तो कहा जाता है आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद, आधुनिक काल में लोकतंत्र के स्थापना के बाद जो है कानून निर्माण, पहले तो क्या होता था, कानून निर्माण किसके द्वारा होता था, पहले इसको समझिए। कानून निर्माण जो होता था इसमें राजतंत्र में किसके द्वारा होता था, राजतंत्र में कानून निर्माण राजा के द्वारा होता था, राजा ही जो करता था, जो भी ऑल इन सर्विस राजा होता था। लेकिन राजतंत्र जब राजतंत्र समाप्त हुआ तो हमारा कौन सा आ गया, डेमोक्रेसी आ गया, लोकतंत्र जिसको कहते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र आने के बाद जो है इसमें जनता के द्वारा ही, जनता के द्वारा चुना हुए प्रतिनिधित्व हो जाते हैं। लोकतंत्र किसको कहते हैं, जिसमें जनता के द्वारा, जनता के बीच से चुने हुए प्रतिनिधि जो चुने शासन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में जो है कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, कानून जनता के इच्छा अनुसार बनाया जाता है। इच्छा, कानून जनता की इच्छा अनुसार बनाया जाता है, जबकि राजतंत्र में कानून किसके इच्छा अनुसार बनाया जाता था, राजा के अनुसार बनाया जाता था। यहाँ जैसे कुछ विशेष प्रचलित है, विशेष रूप से डेमोक्रेसी में प्रचलित है। पहला था पहल, पहल इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव। और दूसरा था जनमत संग्रह, दूसरा जनमत संग्रह, रेफरेंडम जिसको कहते हैं, रेफरेंडम, रेफरेंडम, रेफरेंडम। ठीक है, लेकिन जो है ये दोनों जहां जनसंख्या कम हो, जनसंख्या कम हो वहां सीधे जनता के इच्छा अनुसार कानून बना लिया जाता है। लेकिन जब जनसंख्या हमारा अरबों में हो, क्या संभव है कि एक सारे इकट्ठे हो और कानून बनाया जाए, ये संभव नहीं है। इसके लिए जो है प्रतिनिधित्व व्यवस्था बनाई गई, प्रतिनिधित्व जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, प्रतिनिधित्व जो होता है किसी संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र से या विधानसभा क्षेत्र से, राज्य में विधान सभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं, कहां से, विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं संसदीय। ठीक है, एक जनता द्वारा, जनता द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाता है, ये जो पब्लिक हो गया, ये जो है ये क्षेत्र हो गया, ये पब्लिक हो गया, इसके द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाता है, एक व्यक्ति को चुना जाता है जो हमारा संसदीय क्षेत्र से होता है। और संसद में इसी के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो जनता के प्रतिनिधित्व कर रहा है और वो कानून बना रहा है,
तो जैसे उसके द्वारा बनाया गया कानून जो होगा जनता की इच्छा अनुसार ही होगा, क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यानी जो इसकी अगर इसकी सहमति होगी तो यह मान लिया जाता है यह जो है जनता की सहमति है। ठीक है। आम तो भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के क्या बनाता है, कानून बनाता है। कानून तो बनता है, विधेयक पास करता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर विधेयक पास करता है, विधेयक बनाता है, बनाता है। लोकसभा में सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से, और राज्यसभा में परोक्ष रूप से, यानी दोनों जो है जनता के जो है चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं। और ये जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जनता के प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो जो विधेयक बना वो किसके लिए बना, जनता के इच्छा अनुसार बना। ठीक है। और इसको पास होने पर करता है राष्ट्रपति, जो इसकी सहमति जारी करता है, ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। बिल जो है एक्ट में के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। राइट। अगर इसी तरह से हम निचली सदन के बाद राज्य में बात करें, राज्य में तो प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है। विधानसभा में किसके द्वारा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व जाते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व जाते हैं। कहीं कहीं जो है जरूरत पड़ने पर विधान परिषद का भी गठन किया जाता है। विधान परिषद का गठन किया जाता है, लेकिन ये संभव नहीं विधान परिषद को गठन के साथ साथ उसको खत्म भी किया जा सकता है। लोकसभा हमारा कौन सा सदन हो गया, निचला सदन। सबसे ज्यादा जनता चुने हुए प्रतिनिधि इसी में आते हैं। और ये क्या हुआ, राज्यसभा ऊपरी सदन। राज्यसभा ऊपरी सदन, इसमें परोक्ष रूप से जनता चुने हुए जाते हैं। उसी तरह विधानसभा निचला सदन, परिषद ऊपरी सदन। ठीक है। और कोई दिक्कत है होता अब आता है कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम है कानून व्यवस्था के अनुसार शासन चलाना। कुछ देशों में देखते हैं हमारा जो है संविधान लिखित रूप में है। हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान लिखित रूप में है, लेकिन ब्रिटेन का क्या है, लिखित नहीं है। हमारा संविधान सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी लिखी हुई संविधान है। अगर मोनार्ची की बात करें, राजतंत्र की अगर बात करें, इसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों कौन था, राजा होता था। बट लोकतंत्र में विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग, यानी तीनों अपने आप में अलग होता है।
और इसकी सर्वोच्चता की बात करें, राजतंत्र में इसमें कौन होता था? राजा सर्वोच्च होता था, जबकि हमारा जो है कार्यपालिका में राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का सर्वोच्च होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्य है केंद्रीय मंत्रिमंडल के इच्छा अनुसार इसका कार्य है। राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही काम करते हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल हमारा किससे बना? जनता के प्रतिनिधित्व से, जनता के प्रतिनिधि यानी जो है केंद्रीय जो है राष्ट्रपति हमारा सर्वोच्च नहीं हुआ, हमारा सर्वोच्च कौन सा हुआ? जनता हुआ। ठीक है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा ही हमारा मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और उनके मंत्रिमंडल की इच्छा अनुसार ही राष्ट्रपति हम करते हैं। अब इसको कुछ देख ले, कार्यपालिका इस तरह से है। कार्यपालिका को अगर बांटा जाए, इसको दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा हो जाएगा अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है। अगर इसको करेंगे क्या कहेंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल परमानेंट, ठीक है। इसको जो है चार भागों में बांट सकते हैं। पहला अध्यक्षीय, इसका प्रेसिडेंटल, संसदीय, पार्लियामेंट्री, दोहरी, और बहुल। एक से अधिक अध्यक्षीय, प्रेसिडेंटल, पार्लियामेंट्री, ड्यूल, राइट। उसको सारे को अलग अलग करेंगे। कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को दो भागों में बांटे, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। अगर बात किया जाए राजनीतिक कार्यपालिका की, तो राजनीतिक कार्यपालिका को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला अध्यक्षीय, संसदीय, दोहरी और बहुल। संसदीय प्रेसिडेंटल, अध्यक्षीय, प्रेसिडेंटल, संसदीय, ये कहाँ लागू है? यूएसए में, अमेरिका में। संसदीय भारत और कहाँ? ब्रिटेन। दोहरी फ्रांस, और बहुल स्विट्जरलैंड। ये व्यवस्था, आयु व्यवस्था जो है यहाँ लागू है। अब जो है एक एक करके पढ़े इसको। पहले राजनीतिक कार्यपालिका समझते हैं। उसके बाद इसके अंगों को समझेंगे। राजनीतिक कार्यपालिका, पालिका, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव,
का सर्वोच्च होता है, कार्यपालिका का सर्वोच्च स्तर होता है जो जनता द्वारा, इसमें जनता द्वारा एक निश्चित अवधि, इसमें जनता द्वारा एक निश्चित अवधि, निश्चित अवधि यानी निश्चित समय के लिए परोक्ष या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है। एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा, ये जनता एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनता है। जैसे हमारा लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, राज्यसभा का 5 साल, राष्ट्रपति का भी 5 साल होता है। तो निश्चित अवधि के लिए चुनता है, जिसमें चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष हो गया, राज्यसभा अप्रत्यक्ष हो गया, या विधानसभा अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो इसे जो है क्या हुआ, पॉलिटिकल कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। भारत के अलावा अगर करें तो अमेरिकी का राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुने जाते हैं। कितने साल के लिए? 4 साल के। यानी एक निश्चित अवधि है, ठीक है, निश्चित समय सीमा है। इस समय सीमा के बाद जो है दोबारा निर्वाचन या चुनाव होगा, उसे क्या कहेंगे? राजनीतिक कार्यपालिका। अगर अस्थायी करें, परमानेंट करें, अस्थायी कार्यपालिका का करें तो इसमें निर्वाचन संबंधी, इसमें निर्वाचन या जो है समय अवधि, समय अवधि तो कोई बाउंडेशन नहीं है। ये जो है ब्यूरोक्रेसी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत हो गया। जैसे अगर अस्थायी कार्यपालिका करें तो अस्थायी कार्यपालिका हमारा कौन सा है? IAS या जितना भी लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग जितना भी है, क्या है? हमारा अस्थायी कार्यपालिका है। इसके चुनाव से कोई मतलब नहीं है, इसका ये अस्थायी होता है। लेकिन यह जो काम करता है, इसके अंतर्गत काम करता है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी के अंतर्गत काम करता है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन काम करता है? अस्थायी कार्यपालिका काम करता है। क्यों? क्योंकि यह जो है सर्वोच्च होता है, और यहाँ जो होता है हमारा डेमोक्रेसी का मतलब है जनता के द्वारा जनता पर जो शासन किया जाता है वो डेमोक्रेसी कहलाता है। तो वहाँ डेमोक्रेसी इसमें क्या हुआ? सीधे जनता के द्वारा चुन के आता है एक निश्चित समय सीमा के लिए, और ये क्या होता है? अस्थायी होता है। अगर ये जो है ये स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए तो पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा, और हमारा जो है पूरा शासन व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा, किसी एक आदमी के हाथ में चला जाएगा। जबकि ऐसा इसमें है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका का स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका समझ में आ गया? एक बार और बोल देते हैं। इसमें जो होता है राजनीतिक में निश्चित समय सीमा होता है, समय सीमा, इसमें निश्चित समय सीमा। अस्थायी में एक सर्वोच्च अधिकारी होता है, एक सर्वोच्च अधिकारी होता है, एक निश्चित समय सीमा नहीं होता है, ठीक है। इसमें जनता के द्वारा चुना जाता है, इसमें जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, और ये जो अस्थायी राजनीति के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका का अंक कितने थे? 4 अंक, यानी 4 भागों में बांट सकते थे। पहला प्रेसिडेंटल, प्रेसिडेंटल में यह प्रणाली जो है
जनता का एक निर्वाचन खंड, उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन करता है, जिसमें क्या होता है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है इसी के अंतर्गत चुना जाता है। और जो है इसमें कार्यपालिका का सर्वोच्च शक्ति इसमें निहित होता है, कार्यपालिका का सर्वोच्च शक्ति निहित होता है। जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है परोक्ष रूप से, लेकिन इसमें जो होता है नाम मात्र का प्रमुख है। प्रमुख कौन? क्यों? क्योंकि यह जो है मंत्रिमंडल के, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार ही काम करता है, मंत्रिमंडल के अनुसार ही काम करता है। ठीक है, ये हो रहा है प्रेसिडेंटल जो लागू है, कहाँ लागू है? अमेरिका में। दूसरा अगर करें पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री कहाँ है? पार्लियामेंट्री संसदीय, ये भारत में और ब्रिटेन में, भारत और ब्रिटेन में जो है संसदीय कार्यपालिका है, जिसके अंतर्गत विधायिका के सदस्य के द्वारा इन कार्यपालिका का, राजनीतिक कार्यपालिका का चयन किया जाता है। और जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वो अपनी सरकार बनाते हैं और उसी के अनुसार जो है अपना मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। उसको तो समझाने के लिए है नहीं कुछ, ये अपना इंडिया में तो लागू ही है। उसके बाद है ड्यूल एग्जीक्यूटिव, दोहरी, हाँ ये महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है कि दोहरी बहुत कम देखने को मिलता है। दोहरी में ये फ्रांस में लागू है, इसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, ये जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव अध्यक्षीय रूप में होता है, और जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है संसदीय रूप से होता है, संसदीय रूप से होता है। अगर कार्यपालिका की बात करें, कार्यपालिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों में बराबर रूप में विभक्त होता है। ठीक है, दोनों में बराबर रूप में, समान रूप में विभक्त होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पुनः एग्जीक्यूटिव, बहुल राजनीतिक कार्यपालिका, बहुल, ये कहाँ लागू है? ये जो है स्विट्जरलैंड में लागू है। ये कहाँ लागू है? स्विट्जरलैंड में लागू है। स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यीय टीम जो है शासन करता है, और ये 7 सदस्यों को कार्यपालिका जो है समान शक्ति प्रदान करता है। 7 सदस्यों को, इस 7 को समान शक्ति प्रदान करता है। इसमें शक्ति जो है एक तरफ केंद्रित नहीं होता, बल्कि इसमें 7 में, और प्रत्येक सदस्य का, और महत्वपूर्ण है, प्रत्येक सदस्य का होता है प्रत्येक वर्ष ना होना। ठीक है, राइट, तो दिक्कत और हमारा है युधिष्ठिर
न्यायपालिका, और कौन सा न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका जो है हमारा शासन के अंग का तीसरा प्रमुख अंग है। इसके जो विधायिका के द्वारा जब कानून बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा कानून बनाया गया, कार्यपालिका उसको कार्यान्वित किया, और न्यायपालिका जो विवाद उत्पन्न हुआ, विवादों को निपटारा करता है, ठीक है, विवादों को निपटारा करता है। कुछ ऐसे कानून होते हैं, कुछ नोट कर लीजिएगा इसको, कुछ ऐसे कानून होते हैं जो विधायिका या कार्यपालिका से परे होते हैं, यानी कानून जो है अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट या जटिल कह सकते हैं, जटिल होता है, तो इसको व्याख्या जो है न्यायपालिका को करना पड़ता है, इसकी व्याख्या न्यायपालिका को करना पड़ता है। तो जब उसकी व्याख्या न्यायपालिका करता है तो वह स्पष्ट रूप से कानून हो जाता है, स्पष्ट रूप से कानून बन जाता है। और वैसे कानून को क्या कहा जाता है? वैसे कानून को जो है न्यायाधीश निर्मित कानून कहते हैं, न्यायाधीश निर्मित कानून कहते हैं, ठीक है। ऐसे कानून जो जटिल और अस्पष्ट हो, जिसकी व्याख्या न्यायपालिका को करना पड़ जाए, तो वह जो है स्पष्ट रूप से कानून बन जाता है, और वह कानून जो है न्यायाधीश निर्मित कानून कहलाता है। राइट, इंपॉर्टेंट। क्या इसको कहते हैं? केस लॉ भी कहते हैं, निर्णय कानून भी कहते हैं, इसको केस लॉ भी कहते हैं, निर्णय कानून के नाम से भी जाना जाता है। राइट, इससे बहुत सारा केशवानंद भारती हो गया, केशवानंद भारती बना, पंजाब सरकार, गोलकनाथ हो गया, इसके उधर हो गया, बहुत सारे ऐसे कानून है, ठीक है। तो उधर जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसी पे अभी चलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? न्यायपालिका की पावर देखते हैं, इसकी शक्ति क्या है, कानून को बना दिए, और इसकी शक्ति क्या है। न्यायपालिका का पास जब शक्ति होगा तभी तो विवाद का निपटारा करेगा। तो न्यायपालिका का शक्ति का जो है आधार कैसे तय होता है, न्यायपालिका का शक्ति का आधार बेस कैसे बनता है? तो इसे कहते हैं न्यायपालिका का शक्ति का आधार जो तय करता है वह शासन का स्वरूप, कि शासन का स्वरूप कैसा है। अगर शासन एकात्मक है, अगर हमारा जो शासक है शासन एकात्मक है, तो उसमें क्या होगा? न्यायपालिका जो होगा वह कमजोर होगा। न्यायपालिका क्या होगा? कमजोर होगा, और संसद की शक्ति अधिक होगी। संसद की उदाहरण मिलने में टेंशन होगी, संसद की शक्ति अधिक होगी। जब हमारा संघात्मक होगा, न्यायपालिका मजबूत होगा, संसद की शक्ति तो यानी उसको कहते विधायक संसद की शक्ति
कमजोर होगी, जब संसद की शक्ति कमजोर होगी यानी विधायक का कमजोर होगा। ठीक है, इसका उदाहरण ब्रिटेन में एकात्मक, और इसका उदाहरण भारत। सिंपल सी बात, इसका उदाहरण ब्रिटेन और इसका उदाहरण हमारा क्या होगा, इंडिया होगा। राइट, जिस देश का संविधान, जिस देश का जो संविधान होता है, पहला अगर जो पहला इसका संविधान लिखित रूप से है, लिखित है, तो इसमें जो है निर्वाचन कराने का अधिकार इसके पास है, न्यायपालिका के पास है। और उस समय जो है इसकी शक्ति और अधिक हो जाता है, और इसकी शक्ति जो है बढ़ जाता है। जिसके पास, जिस संविधान में, जिसके संविधान में मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, उसके हितों की रक्षा कौन करता है, हितों की रक्षा हमारा न्यायपालिका करता है। राइट, जिसका न्यायिक पुनरीक्षण है कौन करता है, न्यायपालिका करता है। जिससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है तो कौन करता है, न्यायपालिका ही करेगा। ठीक है, इसी तरह जो है हमारा न्यायपालिका का शक्ति दिया गया है। तो हमारा जो न्यायपालिका है पूर्णतः स्वतंत्र है। हमारा न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। ये किसी के दबाव या किसी के सलाह पे अपना फैसला नहीं सुनाता, बल्कि अपने विवेकानुसार फैसला सुनाता। ठीक है, अगर कहा जाए भारत की न्यायपालिका जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। भारत की न्यायपालिका जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। कैसे? बहुत सारे ऐसे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो विधायिका को परे करके, विधायिका को अलग करके अपना फैसला सुनाती है। न्यायपालिका अपना फैसला सुनाती है। यह इसका जो है एक सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय हो, और सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है पटना है, हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। राइट, अब जो है इसको पढ़ेंगे डिफरेंस टाइप ऑफ लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ। कानून के विभिन्न प्रकार, कानून के अलग अलग प्रकार। पहला इसको अगर बांटा जाए कितने भागों में बांटेंगे, बता सकते कोई? अयोध्या इसको जो है 4 भागों में, पॉजिटिव लॉ, दूसरा नेचर लॉ, नेचुरल लॉ, तीसरा कर दें क्या हो सकता है, कॉमन लॉ, डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ। राइट,
सकारात्मक विधि, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि, लोक विधि और ईश्वरीय विधि। पॉजिटिव लॉ किसको कहते हैं? पॉजिटिव लॉ का अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति के निश्चित समूह द्वारा, व्यक्ति के एक निश्चित समूह द्वारा बनाया गया कानून व्यवस्था या कानून है, बनाया गया कानून। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर ये जितना भी संसदीय क्षेत्र है उसमें कौन सा है? व्यक्ति समूह द्वारा बनाया गया कानून है। और इस कानून को जो है पॉजिटिव लॉ को सर्वोच्च कहा गया है, सर्वोच्च कहा गया है। ठीक है, राइट। उसके बाद नेचुरल का यह जो है नेचुरल लॉ कानून के द्वारा स्वयं निर्मित, प्रकृति के द्वारा, यह जो कानून होता है स्वयं प्रकृति के द्वारा निर्मित किया जाता है, प्रकृति से निर्मित किया है, प्रकृति ने निर्मित किए हैं। यह जो है स्वयं प्रकृति निर्मित किए हैं। तो इसे इसका भी पढ़ेंगे। इसको कहेंगे स्वयं प्रकृति के द्वारा, उसकी जो वहां लागू नॉर्मल है, वहां लागू है जहां संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता है। और लगता है स्वयं कैसे निर्मित होगा वो भी बनाते हैं। जैसे अगर सांस लेने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, यह भी एक कानून है। सांस लेने का अधिकार अगर कोई व्यक्ति सीमित, सांस लेने के अधिकार को अगर कोई व्यक्ति सीमित करना चाहेगा तो क्या वो सीमित कर पाएगा? सीमित कर पाएगा। अब वह जो है अगर सीमित करता है तो वह प्राकृतिक कानून के खिलाफ होगा, क्योंकि प्रकृति ने सभी का क्या होता है, सभी प्राणियों को, सभी जीवित प्राणियों को सांस लेने का बराबर अधिकार दिए हैं। यानी सांस लेने की जो शक्ति और सुविधा को प्रदान की है। काम क्या होता है? हमारी शक्ति और सुविधा के लिए जो बनाया जाता है उसे हम क्या कानून कहते हैं। तो सांस लेने का जो प्रकृति में सांस लेने का अधिकार जो है सभी जीवों को समान रूप से दिया है। अगर ये इसमें कोई काटता है, कटौती करता है या बाधा उत्पन्न करता है तो क्या हुआ? प्राकृतिक नियम के, प्राकृतिक कानून के खिलाफ होगा। ठीक है, राइट। अगर दूसरा उदाहरण में, अगर संसद जो है पूर्ण बहुमत से अपना कार्यकाल को अस्थायी बनाना चाहे, अगर संसद पूर्ण बहुमत से अपने कार्यकाल को अस्थायी बनाना चाहे तो भी वह उसे क्या है, सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर देगा। और यह नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार देता है, अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार प्रदान करता है। और जिसकी क्या होता है उसके खिलाफ होगा, क्योंकि जो है अगर कोई पूर्ण बहुमत है अपना क्या होता है, सरकार अस्थायी करते हैं, भाई अब तो नहीं जा रहे हैं, क्या होगा? किसके खिलाफ होगा? अपने संसद के जो है सदस्य पूर्ण बहुमत जो है से अगर कोई नहीं हम अपना चुन लेंगे तो क्या होगा? नागरिकों को अपने प्रतिनिधित्व चुनने के अधिकार के खिलाफ हो जाएगा। तो क्या होगा? प्राकृतिक कानून के खिलाफ होगा। जैसे अमेरिका और उसके अलावा अमेरिका और भारत में अगर बात की जाए तो अमेरिका और भारत में क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण दिया है। क्यों? यह प्राकृतिक नियम के अनुसार ही दिया गया, प्राकृतिक कानून के अनुसार ही दिया गया।
ठीक है, कॉमन लॉ। वैसा कानून जो समाज में वैसी कानून से पहले ये करो, वैसी परंपरा जो समाज में लंबे अंतराल से, लंबे समय से चलता आ रहा है और समाज के हित के लिए लंबे समय से चला आ रहा हो और समाज के लिए हित में हो, समाज के हित में हो, उसे जो है मानते हुए हमारा संविधान उसे कानून का रूप दे दे, उसे क्या कहते हैं? कॉमन लॉ कहते हैं। जहां हमारा संविधान नहीं पहुंच पाता है, जहां हमारा संविधान नहीं पहुंच पाता है, यानी संविधान का पहुंच नहीं है, वहां क्या होगा? कॉमन लॉ लागू कर दिया जाता है। ठीक है, लोग, जिसको कहते हैं हिंदी में लोक विधि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लोक विधि हिंदी में कहते हैं, कॉमन लॉ को लोक विधि है। यह आमतौर पर कहाँ लागू हो जाएगा? परंपरावादी देशों में, परंपरावादी देशों में लागू है। दूसरा ब्रिटेन में यही लागू है। ब्रिटेन के अधिकतर जो है, ब्रिटेन के अधिकतर क्षेत्रों में ये लागू है। और जो हमारा ब्रिटेन का जो है कंजर्वेटिव पार्टी जो है, इसी का कॉमन लॉ का ही पुरजोर समर्थन करता है, कॉमन लॉ का ही पुरजोर समर्थन करता है। ठीक है, दूसरा बार आता है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ चौथा, क्वेश्चन था कंजर्वेटिव पार्टी किस लॉ का समर्थन करता है? हमारा कौन सा हो गया? कॉमन लॉ का। ब्रिटेन के अधिकतर जगहों में जो है कॉमन लॉ ही लागू है। ठीक है, अब आता है डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ यह जो है थ्योरोक्रेसी पर आधारित है। थियोक्रेसी पर आधारित है, पूर्णतः धर्मांध है, धर्मतंत्र पर आधारित है, जो दूसरे देशों में लागू है। यह जो है डिवाइन लॉ दूसरे देशों में लागू है, पर भारत में ये लागू नहीं है, क्योंकि भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसलिए वहां डिवाइन लॉ नहीं लागू किया गया। राइट, concept of natural justice। Concept of natural justice। नेचुरल जस्टिस, ठीक है, उसका क्या मतलब है? यानी प्राकृतिक न्याय की धारणा, इसको अगर हिंदी में बात किया जाए उसको कहेंगे प्राकृतिक न्याय की धारणा। प्राकृतिक न्याय की धारणा न्यायपालिका को संपूर्णतः समझने के लिए यह जरूरी है कि प्राकृतिक न्याय का जो है सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है, इसकी धारणा क्या है,
आजकल यह इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? ठीक है, प्राचीन काल में जो राजा होता था वह निरंकुश होता था और वह जो है वो अपने आप निर्णय करता था कि हमें क्या करना है या क्या करना, क्या सही है क्या गलत है। उसकी जो है उसके लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं। राजा क्या होता था, कार्यपालिका भी वही, विधायिका भी वही और न्यायपालिका भी वही, यानी तीनों सर्वे सर्व होता था। लेकिन जो प्राकृतिक न्याय की अगर बात करें तो आज इतना महत्वपूर्ण क्यों होगा, महत्वपूर्ण क्यों है तो समझने के लिए प्राकृतिक न्याय की बात करें तो इसके लिए जो है सबसे पहले प्राकृतिक न्याय का कुछ सिद्धांत जो है उसमें ध्यान दें तो क्या समझ जाएगा कि समझ में आ जाएगा कि जो है हमारा प्राकृतिक न्याय क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ सिद्धांत जो है इस प्रकार है, जैसे पता है क्या है, अभियुक्त को निर्णय से पूर्व जो है प्राकृतिक न्याय में अभियुक्त को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, रखने का अधिकार होता है। दूसरा, जजमेंट जब ही होगा जब दोनों पक्षों का दलील सुना जाएगा, सुनने के बाद निर्णय होगा। तीसरा, अगर निर्णय जो है निर्णय आ गया उसमें स्पष्ट जो है न्यायाधीश स्पष्ट करेंगे, स्पष्ट रूप से बताएंगे कि जो है किस कारणों से या किस दलीलों के अनुसार जो है यह निर्णय लिया गया है, या जो है न्यायाधीश किस दलील के जो है कारण अपने निर्णय पर पहुंचे हैं। ठीक है। चौथा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राइट। तो जो है अब लगभग सब तो समझ में आ गया होगा कि हमारा प्राकृतिक न्याय जो है क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। हमारा भारतीय संविधान जो है, भारतीय न्यायपालिका इसी प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को स्वीकार किया है। राइट। इसका जो है टाइमलाइन बना लेंगे।